मैं जिनके बारे में बात करने जा रहा हूं वे हैं निखिल कौशिक। अभी पैंडेमिक से 1 महीने पहले ही तो मुलाकात हुई थी, सारिका जी भी थी वहाँ पे। निखिल कौशिक, आई लव यू। और यही बात एक भूमिका के साथ कहने के लिए मैं ठीक आपके घर के पास जो पार्क है वहाँ आ रहा हूँ। आज 70 के हो गए निखिल कौशिक, ब्रिटेन के निखिल कौशिक। मैं गुलाब जामुन और चाय का एक गिलास रख के बैठा हुआ हूँ। पता नहीं आपके हाथ में जो गिलास हैं उसमें कॉफ़ी हो जाए। तो जितने भी मित्र मुझे सुन रहे हैं, अब चूँकि आज उनका 70वां जन्मदिन है, उनको मान देने के लिए लोग कह सकते हैं डॉक्टर निखिल कौशिक, जैसे कि मेरे लिए भी डॉक्टर और प्रोफेसर लगा देते हैं। लेकिन वे निखिल कौशिक ही ठीक हैं और मैं अशोक चक्रधर काफ़ी हूँ। फिर भी सवाल उठ सकता है कि अच्छे व्यक्ति के लिए कुछ विशेषण क्यों नहीं जोड़े जाएं। तो मैं कहूँगा प्यारे निखिल कौशिक। अब ये तो सारिका जी भी कहती होंगी, पति हैं उनके, प्यारे निखिल कौशिक। दिशा, नेहा और विचार के प्यारे पिता निखिल कौशिक। मैं कह सकता हूँ प्यारे दोस्त निखिल कौशिक। दोस्त कहने वाले तो बहुत सारे दोस्त यहाँ बैठे होंगे, तेजेंद्र जी, पद्मेश जी, दिव्या माथुर जी, उषा राजे जी, KBL साहब और भी बहुत सारे दोस्त। तो मेरे ही प्यारे दोस्त नहीं है, पता नहीं कितनों के प्यारे हैं। चलिए एक विशेषण और जोड़ते हैं। दोस्त कहने से सार्वजनीन बात नहीं बनती। हम कहें कि प्यारे इंसान निखिल कौशिक, फिर समस्या। इन दो के बीच एक विशेषण और लगाते हैं, प्यारे सच्चे इंसान निखिल कौशिक। चलिए एक और लगा देते हैं, प्यारे अच्छे और सच्चे इंसान निखिल कौशिक। अब वे 70 के हो गए हैं, मैं भी हो ही जाऊंगा 2-3 महीने में, नहीं 4 महीने में 70 का। लेकिन वो प्यारे अच्छे और सच्चे इंसान क्यों हैं, ये सोचते हैं। तो चलिए मैं जो बोलूं वो टाइप भी हो जाए, इस लिहाज से मैं वेल्स से वापस आ जाता हूँ अपने ऊँट पे बैठे टाइपिस्ट के साथ कि बोलूं तो वो टाइप करता जाए। वो मेरा प्रतिरूप बैठा है पीछे। वे प्यारे अच्छे सच्चे इंसान हैं क्योंकि वे अपने चारों तरफ अच्छाई देखते हैं और अच्छाई का अतीत देखते हैं। उनकी किताब जब मैंने पाई थी, मैंने पढ़ी थी, तुम लंदन आना चाहते हो, तुम लंदन आना चाहते हो, ये किताब। इसके आगे कोई प्रश्न चिन्ह लगा है, न कोई संबोधन चिन्ह लगा है। तो पता नहीं चलता कि वे पूछ रहे हैं या बता रहे हैं कि तुम ऐसा चाहते हो। सवाल है भी और नहीं भी है। बहरहाल कौन नहीं होगा जो लंदन न आना चाहे, पर कविताएं पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि उनकी मुराद उन लोगों से नहीं थी जो स्थायी रूप से लंदन आना चाहते हैं। उनको वे समझा देते हैं कि बच्चों तुम जहाँ रहते हो वहीं रहना, क्योंकि ये देश बहुत अच्छा है। अब देखिए उलटवासियाँ करते हैं, मत आना क्योंकि बहुत अच्छा है। लेकिन इशारों में बता देते हैं कि जिस ज़मीन पर, जिस हवा में, जिस लोक मंगल में, जिस दैनंदिन जंगल में तुम रहते हो, वहाँ की जड़ें उखाड़ के तुम यहाँ नहीं ला सकते। अच्छा देश है ये। देश अच्छा था, है से था पे चले जाते। ये देश अच्छा था क्योंकि यहाँ के लोग अच्छे थे।
यहाँ लोग अच्छे थे क्योंकि ये देश अच्छा था। तो बार बार इधर का उधर, उधर का उधर करते हैं, अपनी हर कविता में ऐसा करते हैं और कहते हैं कि बार बार इधर से उधर जाओगे, उधर से इधर आओगे, न तुम वहाँ स्वीकारे जाओगे क्योंकि वहाँ की डींगे हाँकोगे, यहाँ की डींगे हाँकोगे वहाँ, न वहाँ स्वीकारे जाओगे क्योंकि आने के बाद तुम अपने वतन की बगलें झाँकोगे। उनकी एक कविता में कुछ इस तरह का भाव है कि मैं अच्छी भीड़ में भी अच्छा माना जाता था क्योंकि ये भीड़ अच्छी थी, लेकिन मुझे अपना अच्छापन छिन जाने पर खींच होती है। तभी मैं इस भीड़ से दूर, कहीं दूर भाग जाना चाहता हूँ ताकि कुछ अच्छे लोगों में मेरी फिर से गणना हो। अब ये फिर से लगा दिया, इसका मतलब यह है कि वो मालूम है उनको कि वो अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने अच्छा मानना उनको बंद कर दिया और फिर से उनकी कामना जगी कि वो गणना अपनी कराएं अच्छे लोगों में। बताइए, उनकी गणना तो अच्छे लोगों में ही है। जिससे बात करो आपको अच्छा और बहुत अच्छा बताता है। किसी को मैंने ये कहते नहीं सुना कि निखिल कौशिक अच्छे नहीं हैं। ऐसा तो कोई कह ही नहीं सकता। आप अच्छे हैं क्योंकि आप वहाँ जाना चाहते हैं जहाँ लोग अच्छे हैं, और आपके कारण ही तो वो देश अच्छा होता है जहाँ आप रहते हैं। लेकिन जब कोई सलाह मांगे कि लंदन आया जाए कि नहीं आया जाए, तो आप कहेंगे कि देख लो भाई, दूषित हवा के सहारे तो जिया नहीं जा सकता, और शुद्ध हवा तो हमारे पूर्वजों के फेफड़े कब की अपने संग ऊपर ले गए। तो ये बड़ी मज़ेदार बात है कि पूर्वज शुद्ध हवा अपने फेफड़ों में भर के ले गए। अगर वे अपनी शुद्ध हवा अपने फेफड़ों से हमारे सिलेंडरों में भर दें और डॉक्टर निखिल कौशिक अपने क्लिनिक में सिर्फ आंखों का उपचार न करके आंखों से जो कुछ दिखाई देता है उस सब में प्राण फूंकने के लिए उस पूर्वजों वाली प्राणवायु के सिलेंडर का इस्तेमाल करें, तो बात बने। तो वो संग्रह जो मुझे सन 2004 में उन्हीं के घर पे मिला था, अद्भुत है। वो 2-3 शब्दों को आमने सामने रख के उनके सहज और बोधगम्य भावात्मक साहचर्य, मतलब इफेक्टिव एसोसिएशंस निकाल के बड़ी मज़ेदार उक्तियां पैदा करते हैं। जैसे शोर के साथ सन्नाटा रख देंगे, धूप भी होगी, घास और पेड़, इन तीनों का संवाद होगा। अंतरिक्ष में हथियार बात करेंगे, अस्तित्व के स्वीकार अस्वीकार को लेके उलट बांसियां बनाते जाएंगे, सिंहासन और पगडंडी की बात कराएंगे। पूर्वज के साथ प्रश्न जोड़ देंगे, आशा के साथ स्वप्न जोड़ देंगे। फिर होना और रहना, ये जो बुनियादी सवाल हैं, उनमें फंस के कुछ न कुछ निदान निकालने की कोशिश करेंगे। टू बी और नॉट टू बी। होने का संकट वेस्ट में ज़्यादा है, हमारे देश में तो रहने का ही संकट है और एक शाश्वत सवाल बना हुआ है। तो रहने का संकट उनके साथ भी है। इन सारी बातों को फिर कभी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उस संकलन में, इस संकलन में जो पहली कविता है उसका जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा। आज इस दिन छेड़खानी का भी मूड है थोड़ा सा, और हो सकता है कि जब सारिका जी ने उसकी पहली झलक पाई हो, उसको देखने पढ़ने के बाद हो सकता है कि कविता उन्हें न जमी हो प्रारंभ में, क्योंकि उसमें उन्होंने अपने अंदर के कवि की तुलना उस शेख से की है जो नवीं पत्नी लाने के लिए अपनी पुरानी 8 पत्नियों को मनाता है। अब बताइए, ऐसा विचार किसी पत्नी को भा सकता है क्या? लेकिन उन्होंने जब पूरी पढ़ ली होगी तो शायद माफ़ कर दिया होगा इस गलत उपमा के लिए। इतनी उपमाएं भरी पड़ी हैं भैया संसार में। यही सूझी थी आपको? नवा शेख ही बनना था, शेख ही मारने के लिए? ये बात तो गलत है। लेकिन कविता बड़ा आनंद देती है। वो कहते हैं कि नया गीत लिखने से पहले मैं अपने पुराने गीतों को गुनगुनाता हूँ, ठीक उस शेख की तरह
जो नई दुल्हन लाने से पहले 8 दुल्हनों को मनाता है। तो इस तरह उनके लिए शेख और मैं एक ही बिरादरी के हैं। वो अपनी दुल्हन को और मैं अपने गीत को बार बार संवारता हूँ ताकि देखने सुनने में अच्छा लगे और जो देखने सुनने वाले हैं वो जल उठें कि काश ये दुल्हन मेरी होती, काश ये गीत मेरा होता। तो अंतिम पंक्तियों में इस उपमा को अपनाने के पाप धुल जाते हैं। होता है, ऐसा होता है। कोई अच्छी कविता हो तो मन करता है कि ये काश ये मैंने लिखी होती, मेरी लिखी हुई होती। तो ये किताब सन 2004 में जब आपके घर गए थे तब भेंट में मिली थी। अभी 2-3 दिन पहले जब मैं अपने उस यूके प्रवास के पुराने चित्र देख रहा था सन 2004 के, याद होगा कि हम उस पार्क में, जिस पार्क में मैं गुलाब जामुन और चाय छोड़ के आया हूँ, टहलने निकले थे और वहाँ हमारी छायाएं सड़क पर हमारे साथ चल रही थीं। और इसी एक चित्र से प्रेरित होकर मैंने कल एक कविता लिखी। आज आपके जन्मदिन पर वो कविता मैं आपको भेंट करता हूँ। ताज़ा है और लगभग याद है, भूल जाऊँगा तो बीच में बना दूँगा, कुछ और जोड़ दूँगा, घटा दूँगा। लेकिन इसके जो इफ़ेक्टिव एसोसिएशंस हैं वो कहाँ से कहाँ जोड़ते हैं, ये सुनिए। मेरी आज की मनोभूमि, आपकी मनोभूमि, आपकी भूमि और मेरी भूमि शायद आपसे पूछे कि क्या दिल्ली आना चाहते हो। सुनिए। सांझ से पहले अगर सूरज की तरफ तुम्हारी पीठ हो तो छायाएं ढीठ होकर लंबी होती जाती हैं, और लंबी, लंबी और लंबी। तुम जितना चलोगे वे और भी लंबी होती जाएंगी और धीरे धीरे एक रात में बदल जाएंगी। फिर भी तुम चलते रहो। तुम्हें सोना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे घर में आए नवजात शिशु को रोना नहीं है। तुम उसे गोदी में लेके चलते जाओ। कहने को ये रात है, लेकिन शिशु के कारण उजाला है। चलते जाओ, चलते जाओ, रुक मत जाना, बच्चा रोएगा। तुम चलते ही जाओगे, पूरी रात चलो, बच्चा भी कभी रोएगा, कभी चुप हो जाएगा। फिर जब तुम चलते जाओगे तो तुम्हें सूरज के आने की महक और आहट आएगी ठीक तुम्हारे सामने से। रात भर सूरज भी चला है तुम्हारे पीछे पीछे, धरती के नीचे नीचे। और फिर सामने अचानक आ गया है। उस सूरज में, सुबह के सूरज में दिखाई देगी तुम्हें नन्हे नवजात शिशु की मुस्कान। देखो, छायाएं फिर भी होंगी, लेकिन इस बार वे तुम्हारे आगे नहीं, तुम्हारे पीछे होंगी। जैसे जैसे सूरज ऊपर आएगा, छायाएं भी छोटी होकर तुम्हारे चरणों में सिमट जाएंगी, तुमसे कुछ नहीं कहेंगी। और छायाएं छायाएं ही नहीं रहेंगी। नवजात बच्चा जिंदगी की सुबह लाता है और रात नहीं होने देता, क्योंकि थोड़े दिन बाद वो बिल्कुल नहीं रोता। बच्चा जब 70 का हो जाता है तो तारिकाओं में सारिका को निहारता है, दिशा से हारता है, विचार को मौका देता है और नेहा को पुकारता है। सीढ़ी पर बैठकर, स्वयं जलाशय में सूरज के बिंब के साथ बैठकर तीसरी पीढ़ी की लहरों को पुचकारता है। आत्मियों के भविष्य, द फ्यूचर को संवारता है। तो आपके 70वें जन्मदिन पर और क्या कहूं, जमकर जियो निखिल। आई लव यू।